अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर वीडियो पार्ट इज 6। और इस पार्ट में हम पेज नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा था जीम। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। ओके, तो ये है पेज नंबर 34। हमारे चैनल के बारे में एक खास बात मैं बताती चलूँ कि महाराष्ट्र डीएलएड वालों के लिए पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई ऐसा चैनल नहीं है जो महाराष्ट्र डीएलएड वालों का सिलेबस कंप्लीट करे। ये हमारा फर्स्ट ऐसा चैनल होगा जो कंप्लीट कर रहा है। लर्न विद नमीरा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये है वो टॉपिक जो आज इस वीडियो में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जीम तदरीस के लिए आमोजशी ज़मरों की मालूमात ज़रूरी है। देखो, लर्निंग के लिए जो है स्टेजेस की, यानी कि लर्निंग के जो स्टेजेस है उसकी मालूमात, नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके कुछ स्टेजेस है, ज़मरे है, जिसको हमने ध्यान में रखना है। तलबा को उर्दू ज़बान सिखाते हुए और असातिज़ा को उर्दू ज़बान सिखाते हुए मवाद की ज़रूरत होती है, यानी कि कोई भी टॉपिक की ज़रूरत होती है सिखाने के टाइम पर। बाज़ मवाद इन्हें घर में बाहमी तामील के ज़रिए गैर रस्मी तौर पर मिल जाते हैं, तो स्कूल में रस्मी तौर पर हासिल होते हैं। तदरीस के मंसूबे बंदी करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है, ठीक है, जो टॉपिक्स है वो हमको घर में भी मिल सकते हैं हमारे, और जो कि गैर क्या बोला है उसने यहाँ पे, बाहमी तामील के ज़रिए गैर रस्मी तरीके से, और एक स्कूल में जो मिलता है वो रस्मी तौर पर मवाद हमें, टॉपिक्स हमें मिल जाते हैं तदरीस के लिए। पहला है तलबा के लिए ज़बान की आमोजश के ज़मरे, यानी तलबा के जो लैंग्वेज है जो स्टूडेंट्स की, उसके लिए स्टेजेस। तो पहला ज़मरा, पहला स्टेज, घर और घर और माहौल में लिसानी बहामी अमल। बच्चे घर, माहौल और गांव में मुख्तलिफ वजूहात से दूसरों के राब्ते में आते हैं। जिस तरह बच्चे स्कूल में हासिल करदा तजुर्बात को घर पर बयान करते हैं, इसी तरह इन्हें घर और माहौल से हासिल होने वाले तजुर्बात को स्कूल में बयान करने के मौके मिलने चाहिए, ठीक है। इसलिए निसाब में बहामी अमल की नौयत के मुताबिक माहौल में मौजूद अंजुमनों और सरपरस्त असातिज़ा तंजीम वगैरह की मदद से गैर रस्मी कदर पैमाई की जाए। इसका एक ये मतलब भी हो सकता है, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। जैसे घर में जो भी बातचीत होती है, जो घर में बातचीत वगैरह होती है पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान, कोई अच्छी बात बच्चे ने सीख लिया तो वो स्टैंड अप होकर, वो खड़े होकर अपने कोई भी मौजू पर बात करता है बच्चा खुद से। उसके घर में ये उसे सिखाया गया, वो खुद बताता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे खुद बताते हैं कि हमें अम्मी ने ये सिखाया था, ये अच्छी बात सिखाई थी, अब्बा ने हमें ये करना सिखाया। तो ऐसे मौजे, ऐसे मौके उन्हें मिलने चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। ना सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्कूल में हो रहा है वो घर पे जाके बता रहे, जो घर में हो रहा है उनके वो भी स्कूल में आकर वो बताए। ऐसे मौजू पर भी बात होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा, मैं पेज नंबर 35 पर जा रही हूँ। दूसरा ज़मरा, जमात, स्कूल और समाज में होने वाला लसानी बहामी अमल। तालिब इल्म स्कूल में दाखिल होने के बाद उस्ताद, सदर, मुदर्रिस और मुलाजिमीन से गुफ्तगू करता है। मकामी बोली में बातचीत करने वाले, मुख्तलिफ माहौल से आने वाले, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले और आदिवासी तलबा से बहामी अमल के ज़रिए इन्हें मियारी ज़बान की तरफ मोड़ना होता है। देखिए, दूसरा ज़मरा जो है ना, वो जमात, स्कूल और समाज में होने वाला लिसानी बहामी अमल। बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं और आदिवासी इलाकों से आते हैं, आदिवासी तलबा होते हैं जिन्हें इतना इतना मालूमात नहीं होती दुनिया की, दीन की और तालीम की। तो इनकी जो मुकामी बोली में ही वो बातचीत करते हैं अपने असातिज़ा से, सदर, मुदर्रिस से, मुलाजिमीन से और अपने स्कूल के दोस्त वगैरह से। तो इनकी तरफ एक बाहमी अमल हमें पैदा करना है, ये दूसरा ज़मरा है। इसके बाद है तीसरा स्टेज जो है, तीसरा ज़मरा, ज़बान के उसूल व निज़ाम का तारुफ। इसका मतलब ये है
کہ جو زبان کی جو نظام ہے اس کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے, جو اصول ہے زبان بولنے میں, جو ایک نظام رکھا گیا ہے. گھر, سماج اور اسکول میں سیکھتے ہوئے بچے کے ذہن میں زبان کا ایک حوالہ تیار ہوتا جاتا ہے, لیکن استاد کو نصاب میں مندرجہ مسائل سے جماعت وار اور اپنے طرز عمل نیز بول چال کے ذریعے زبان کے اصول و ضابط سے طلبا کو متعارف کرنا چاہیے. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے گھر سے, سماج سے جو بھی باتیں سیکھتے ہیں, جو بھی زبان سیکھتے ہیں, وہ اپنے ذہن میں تیار کر لیتے ہیں کہ یہ بولی ایسی ہے, اسے ایسی بولنا چاہیے. دیکھیے جو کچھ بچے ہوتے ہیں جو میرے کو تیرے کو ایسی بات کرتے ہیں, حالانکہ اردو زبان میں میرے کو تیرے کو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں سماج سے ہی ان کے دماغ میں آئی. تو جو تمیز ہے, جو نیز بول چال ہے, اصول و ضابط سے مطلب ایک ایسا قانون, ایک قواعد بنایا گیا ہے کوئی بھی لینگویج کے لیے, اس کو فالو کرنا, اس سے متعارف کروانا بچوں کو ضروری ہے. ٹھیک ہے. چوتھا زمرہ ہے, چوتھا سٹیج جو ہے ادب سے لطف اندوزی. طلبہ پہلی جماعت ہی سے ادبی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں. 5ویں جماعت سے آگے ادبی نگارشات میں پائی جانے والی یکسانیت اور فرق کا مطالعہ کرنا چاہیے. دیکھیے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ پہلی جماعت سے جو ادبی زبان ہے ان کی, ٹھیک ہے, اس کا مطالعہ کرتے ہیں, یعنی کہ جو زبان ہے ان کی, اس کو بولنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیتے, ایک سمجھ لیتے ہیں, اس زبان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. پھر 5ویں جماعت سے آگے اس کی ادبی نگارشات میں پائی جانے والی یکسانیت اور فرق کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے پانچواں زمرہ اظہار ذات کی کوشش. ٹھیک ہے, اظہار ذات کی کوشش کیا ہے دیکھتے ہیں. 5واں سٹیج ہے بچہ سننے اور بولنے کے عمل کے ذریعے زبان سیکھتا ہے. جب پڑھنے لگتا ہے تو اس کے دل میں لکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اس منزل پر اساتذہ کا کردار مثبت اور تحریک دینے والا ہونا چاہیے. استاد تدریس کے دوران انہیں اظہار کے مواقع فراہم کرے. دیکھیے جو بچے ہوتے ہیں نا, پہلے تو سنتے ہیں, اس کے بعد بولنے لگتے ہیں, اس کے بعد ان کا جو دھیان ہوتا ہے, سیکھتے ہیں وہ, پھر وہ لکھنا چاہتے ہیں, وہ لکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے ان کے اندر. اس منزل پر اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے, ان کی جو زیادہ سے زیادہ تحریک کرنی چاہیے, ان کی جو موٹیویشن دینا چاہیے ان کو, اور کہ ہاں آپ بیٹا آپ لکھ سکتے ہو, آپ اچھا لکھ رہے ہو, آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی اور کوشش کرو, تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. استاد تدریس کے دوران انہیں اظہار کے مواقع فراہم کرے. اس کے بعد ہے چھٹا زمرہ ماحول سے ہم آہنگائی. دیکھیے ماحول سے ہم آہنگائی یعنی کہ ماحول سے ایک آپ کا ایک رشتہ تیار ہو جاتا ہے, بچوں کا ایک رشتہ, کہ وہ بھی ایک فرد ہے ماحول میں رہنے والے, سماج میں رہنے والے. اب دیکھتے ہیں چھٹا زمرہ, طلبہ کو اپنے ماحول سے واقفیت ہونی چاہیے. اس کے لیے اساتذہ طلبہ سے باہم گفتگو کرے, ان کے ساتھ بحث کرے اور انہیں ماحول کی خرابیوں سے آگاہ کرے. مرکزہ مذکورہ مواد کے پیش نظر مواسط تدریس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ نصاب میں مذکورہ مذکر آموزشی زمروں سے اچھی طرح واقف ہو. دیکھیے یہ کچھ 6 زمرے تھے, اس میں سے جو چھٹا زمرہ کا مطلب یہ ہے کہ ماحول میں دیکھیے اگر اچھائی ہے تو برائی بھی ہے, تو وہ خرابیوں کے بارے میں بچوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. جیسے ماحول میں شراب نوشی اور بہت سارے ایسے نشے آوار چیزیں ہیں جس سے جو بچوں کے اگر ہاتھ لگے تو وہ بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو یہ ماحول سے ہم آگاہی ضروری ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا سیکنڈ ٹاپک آ رہا ہے اب اردو کمپوزر مضمون. یہاں پہ میں نے امپورٹنٹ بھی اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے, اچھے آپ کو مطلب پیپرز میں پوچھ لیتا ہے, یہ بہت بار کئی بار آیا ہے, اس لیے امپورٹنٹ لکھا ہے میں نے یہاں پر. مہاراشٹر میں اردو ذریعہ تعلیم کے اسکولوں میں اردو پہلی زبان کی حیثیت سے جماعت اول تا ہشتم پڑھائی جاتی ہے. دیگر میڈیم کے اسکولوں میں اردو پنجم تا ہشتم, اردو کمپوزر
मजमून की हैसियत से पढ़ाई जाती है। अब इस 3 लाइन में मैंने जो पढ़ा आपको समझा होगा मैंने क्या पढ़ा कि महाराष्ट्र में जो उर्दू ज़रिए तालीम है उनकी स्कूलों में उर्दू पहली ज़बान की हैसियत से जमात अव्वल ता हश्तुम यानी पहली से 8वीं तक पढ़ाई जाती है। दिगैर मीडियम के स्कूलों में जमात पंजुम ता हश्तुम उर्दू कंपोजिट मजमून की हैसियत से पढ़ाई जाती है। जैसे कि एक हो गया ना एक कंपोजिट मजमून यानी कि ये कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर, जैसे कि सेमी इंग्लिश होता है, सारा कुछ इंग्लिश में होता है, सिर्फ एक उर्दू ऐसा मजमून होता है जो उर्दू में होता है। बाकी हम जैसे कि उर्दू मीडियम्स में कैसे सारे चीज़ें हम उर्दू में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में अगर आपको उर्दू भी सीखना है, अपनी मादरी ज़ुबान भी सीखना है, तो वो एक कंपोजिट लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो अब मैं पेज नंबर 36 पर जा रही हूँ। ऐसे बच्चे जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है लेकिन वो दिगैर मीडियम के स्कूलों में ज़ेर तालीम है, इन्हें अपनी मादरी ज़बान सीखने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने ये सहूलत फराम की है कि वो उर्दू कंपोजिट मजमून के तौर पर पढ़ सकते हैं। इस तरह वो बच्चे अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं और आगे चलकर वो उर्दू अदब से भी ताल्लुफ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो वही मैंने आपको जो समझाया कि एक ऐसा उर्दू मीडियम, अगर आपको उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ते, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, तो वहाँ पे ऐसा भी होता है कि कंपोजिट लैंग्वेज सिखाई जाती है सिर्फ उर्दू के लिए, और सेमी इंग्लिश वगैरह में पता होगा आप लोगों को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ये भी सेकंड को भी मैंने इम्पॉर्टेंट किया है। कंपोजिट ज़बान की हैसियत से तदरीस। देखिए जो कंपोजिट वर्ड है ना, ये वर्ड आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, आप खुद से भी लिख सकते हैं इस पे, लेकिन ये जो वर्ड की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी पेपर्स में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने बस याद रखना है कंपोजिट ज़बान यानी कि क्या, एक ऐसी ज़बान जो हमारी मादरी ज़बान है और लेकिन हम उसे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर भी लर्न कर सकते हैं स्कूलों में। कंपोजिट ज़बान की हैसियत से तदरीस। कंपोजिट कोर्स में उर्दू की आमोजश व तदरीस दूसरी ज़बानों की हैसियत से की जाती है। बच्चों की मादरी ज़बान उर्दू होने की वजह से वो घर में और अपने इर्द गिर्द के माहौल में उर्दू में ही बातचीत करते हैं, इसलिए गैर शऊरी तौर पर वो उर्दू ज़बान की कवायद के वाकिफ़ होते हैं और इनके पास ज़ख़ीरा अल्फाज भी होता है। देखिए जो बच्चे होते हैं जो उर्दू उनकी मादरी ज़बान है, महाराष्ट्र में जो है मुस्लिम बच्चों की उर्दू मादरी ज़बान है, हमारी आपकी सबकी, तो हम थोड़े बहुत कवायद से वाकिफ़ है, इसके बातचीत हम उर्दू में करते हैं, गैर शऊरी तौर पर करते हैं, लेकिन हमारे पास ज़ख़ीरे अल्फाज भी बहुत ज़्यादा है, हम उर्दू के अल्फाज से वाकिफ़ है। ठीक है, चूँकि उर्दू कंपोजिट के लिए हफ्ते में सिर्फ 4 पीरियड होते हैं, इसलिए इसका निसाब पहली ज़बान के निसाब के मुकाबले में मुख्तसर होता है। इस निसाब में नसर, नज़्म, कवायद, बोलने लिखने और पढ़ने की महारतें निचली सतह की होती हैं। जैसे कि उर्दू मीडियम में इंग्लिश की वैल्यू होती है, उसी तरह ही समझ लो कि सेमी इंग्लिश वगैरह में कंपोजिट ज़बान की वैल्यू, एक उर्दू ज़बान की वैल्यू ऐसी होती है जिसमें हम नसर, नज़म, कवायद, बोलने लिखने और पढ़ने की महारत निचली की तह पर हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उर्दू में महारत एकदम ही हासिल कर लेंगे, नहीं, आपको उर्दू आएंगी, आप बोल सकते हैं, उसके कवायद भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो इतना अपनी लैंग्वेज से आप वाकिफ़ हो जाए तो बेहतर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो सेमी इंग्लिश से होते हैं, जिन्हें उर्दू से वो वाकिफ़ होते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी टीच करते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए तदरीस की मनसूबाबंदी से कबल निसाब का मुताला लाजमी तौर पर करना चाहिए। निसाब के मकसद के मेज़ नज़र तदरीसी तरीक़ों, वसाइलों और टेक्निक का इंतखाब करना मुनासिब होगा। उमूमन उर्दू कंपोजिट मजमून वही तलबा इख्तियार करते हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, इसलिए इसकी आमोजश व तदरीस भी इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह उर्दू पहली ज़बान की आमोजश व तदरीस की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया, पहले तो मैंने 6 ज़मरे समझाए,
اس کے بعد میں نے کمپوزٹ زبان کی حیثیت سے تدریس سمجھائی، ٹھیک ہے، کمپوزٹ زبان کیا ہے وہ سمجھایا. تو یہ ویڈیو میں یہیں پہ پاز کرتی ہوں. آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو لائک کیجیے ویڈیو کو، اور مجھے بتائیے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہے جو میں کلیئر کر سکتی ہوں. اور ہاں، ایک ایک کر کے سارے سبجیکٹس آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. مجھے بھی تھوڑا وقت دیجیے، آپ لوگ بھی تھوڑا وقت لیجیے، ابھی بہت پورا سال پڑا ہے، تو دھیرے دھیرے بڑھیں گے آگے، اور انشاءاللہ ایگزام کے پہلے سارے سبجیکٹ ہو جائیں گے. اللہ سے امید اچھی رکھیے، پاس ہو جائیں گے آپ لوگ. تو میں آپ لوگوں سے نیکسٹ پارٹ میں ملتی ہوں، جہاں پہ ہم ذیلی باپ جین اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو تھینکس فار واچنگ.